हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका पार्ट 1 हम लोग लास्ट वीडियो में कवर किए हैं। तो अगर आप पार्ट 2 को अच्छा से समझना चाहते हैं तो उसके लिए इसेंशियल आपके लिए कि आप जाइए और पार्ट 1 को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। अब यहाँ पर जहाँ तक हम लोग कवर किए पार्ट 1 में, उसके बाद पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे और वही वे रखेंगे ताकि चीजें आपको अच्छी से समझ में आए। उसको फ्रेगमेंटेड पार्ट में किया गया है और हर चीज को कवर करने की कोशिश की गई है और एक ऐसा वे प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आपको एसएसटी में, स्पेशली इस चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, द रिवोल्यूशनरीज हम लोग जिक्र क्या कर रहे हैं कि रिवोल्यूशनरीज जो थे उनका ड्यूरेशन क्या था और कब वो रूल कर रहे थे। जैसे यहाँ पर एक ईयर आपको दिया हुआ 1815। 1815 ईयर किस चीज को सिम्बलाइज कर रहे हैं इस चैप्टर में। 1815 जो ईयर है एक कंजर्वेटिव रिगाइम को डिस्क्राइब कर रहा है। कंजर्वेटिव रिगाइम मतलब जो स्टार्टिंग का 19th सेंचुरी था, इस स्टार्टिंग के 19th सेंचुरी में पूरे यूरोप में फिर से कंजर्वेटिव रिगाइम सेटअप होते हैं जिसको हम ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड गवर्नमेंट, डेस्पोटिक आइडियोलॉजी को प्रीफर करने वाले। तो बोल रहा है कि रिवोल्यूशनरीज ने इस समय रिवॉल्ट करने के लिए क्या क्या मेथड अडॉप्ट किया। जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि कुछ जो मेरे आपके रिवोल्यूशनरीज थे वो किस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। वो अडॉप्ट कर रहे हैं रोमांटिसिज्म को, कि हम अपोज करेंगे तो डांस के थ्रू, ओपेरा के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू अपोज करेंगे। ये उनका व्यू था। क्या यही मेथड पूरे रिवोल्यूशन के दौरान हम प्रीफर कर सकते हैं, और अगर हम करेंगे तो क्या सक्सेसफुल रहेगा, ये डिस्कस का आपका पॉइंट रहेगा। During the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. एक चीज तो है कि बहुत सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे अंडरग्राउंड हो गए। किसके डर से? क्योंकि डर सबको था। डर सबको था कि कभी भी हम मर सकते हैं या हार्डली पनिश कर दिया जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, और इसलिए हर कोई अंडरग्राउंड हो गया था। और मान लीजिए कि आपको अपोज भी करना था तो सीक्रेट सोसाइटी के फॉर्म में अपोज करना था। Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread the ideas of liberty. ये जो सीक्रेट सोसाइटी थी वो पूरे यूरोप में स्प्रेड हो रही थी, और ये सीक्रेट सोसाइटी पूरे यूरोप में स्प्रेड हो रही थी। तो और इसके पीछे क्या रीजन था कि अगर ओपन सोसाइटी या राजा को डायरेक्टली जाकर के अप्रोच कीजिएगा तो राजा आपको हार्डली पनिश कर देगा। और स्टार्टिंग का जो 19th सेंचुरी था, इस समय कंजर्वेटिव रिगाइम्स काफी ज्यादा पावरफुल थी। सो जो भी रिवोल्यूशनरीज थे अपने आप को सेफ जोन में रख करके रिवोल्यूशन कर रहे थे, और इसलिए सीक्रेट सोसाइटी वाली जो आइडियोलॉजी थी वो काफी ज्यादा फेमस हुई। द मोस्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशनरीज ऑल्सो saw the creation of nation state as a necessary part of the struggle for freedom। बोला कि अगर आपको आजाद होना है, आजादी के लिए या एक यूनिफाइड टेरिटरी के लिए आपको नेशन स्टेट बनने के लिए क्या करना पड़ा, ऐसी सोसाइटी फॉर्म करनी पड़ेगी। वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवोल्यूशनरी जियोस्पी मेजनी। और उनमें से जो सबसे ज्यादा फेमस हुए इस सीक्रेट सोसाइटी वाला ड्यूरेशन में वो थे जियोस्पी मेजनी। और इटली के यूनिफिकेशन में इस आदमी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। अगर इटली के यूनिफिकेशन को किसी ने किया, ऐसे 3-4 लोग मिल करके किए थे, उसमें से जोसेफ मेजनी का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अब यहाँ पर जोसेफ मेजनी को जानने से पहले हम लोग देखेंगे इनके बारे में, जन्म कब हुआ, क्या किसी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे, आगे चल करके किस कौन सी सीक्रेट सोसाइटी बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पहले रफली इनके बारे में जानते हैं, फिर वर्ड बाय वर्ड भी हम लोग चलेंगे। जोसेफ मेजनी का जन्म जो था 1807 में हुआ था, जेनेवा में उस समय का। और वो इटली का पार्ट था, अभी स्विट्जरलैंड का पार्ट है। अब इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया जिस सीक्रेट सोसाइटी का नाम था कार्बोनरी। ही वाज द मेंबर ऑफ कार्बोनरी सीक्रेट सोसाइटी। और 1831 में 24 इयर्स के एज में ये रिवोल्यूशन कर रहे थे, अपोज कर रहे थे कंजर्वेटिव रिगाइम्स को, जिसके बाद कंजर्वेटिव रिगाइम इनको एग्जाइल कर, देश निकाल दे। एग्जाइल करना मतलब देश से निकाल देना। इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, और वो दो सीक्रेट सोसाइटी कौन थी? यंग यूरोप और यंग इटली। यंग यूरोप और यंग इटली नामक दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी इन्होंने। इसके बाद इनका बिलीफ था कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल इंटेंड टू गॉड। गॉड के अकॉर्डिंग हर कोई इक्वल है। और ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिच इनको अपने सोशल ऑर्डर, यानी कौन सी सोशल ऑर्डर की बात करें, कंजर्वेटिव रिगाइम्स वाली सोशल ऑर्डर की बात करें, उस सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा दुश्मन इनको मानता था। और क्वेश्चन बार बार पूछा गया इसमें से कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जियोस्पी मेजने। तो अगर आप जो आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, और उस स्क्रीन वाला भी
पर ए परफेक्ट आंसर लिखते हो तो फुल मार्क्स मिलेगा। जो लिखा गया इसी फॉर्म में आपको लिखा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्मूथ करके आपको प्रोवाइड की जाए। वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवॉल्यूशनरी जोसेफ मैजनी। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा हाईलाइट किए हैं ताकि चीजें और भी ज्यादा मतलब फोकस्ड रहे। इटालियन रिवॉल्यूशनरीज कौन थे? जोसेफ मैजनी, जिनका जन्म कब हुआ था? 1807 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जेनेवा में हुआ था। जेनेवा उस समय के इटली में था। अब मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी, और किस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे? कार्बोनरी नामक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। कौन? जियोस्पी मैचने। एज ए यंग मैन ऑफ 24 ही वाज सेंट टू एक्साइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन लिगुरिया। 24 इयर्स के एज में रिवॉल्यूशन करने के कारण इनको एग्जाइल कर दिया गया। और ये रिवॉल्यूशन कर कहा रहे थे? लिगुरिया नामक जगह पे। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू और मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज, फर्स्ट यंग इटली इन मर्सलिस एंड यंग यूरोप इन पर्थ। देखिए, एक सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी के मेंबर थे और दो सीक्रेट सोसाइटी बनाए थे, यंग इटली और यंग यूरोप। यंग यहाँ 1 मार्क में पूछता है, जैसे एमसीक्यू कोई वेबसाइट का सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलता है कि यंग इटली का एक कहाँ बनाए थे? मर्सलिस में। और यंग यूरोप कहाँ बनाए थे? बर्न बनाए थे। तो दो सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने बनाई थी। एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे और एक जगह पे रिवॉल्ट करे थे, जिसके बाद इनको एग्जाइल कर दिया गया। और ये सीक्रेट सोसाइटी बस इटली में नहीं, इनकी आइडियोलॉजी पे बेस्ड होकर के पूरे यूरोप में सीक्रेट सोसाइटी फॉर्मेशन करके कंजर्वेटिव रिगाइम्स को अपोज करने वाली कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए। मैंने बिलीव दैट गॉड हैज इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। गॉड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हर ह्यूमन बीइंग क्या है? इक्वल है। कोई भी डिफरेंसेस गॉड अगर प्रेफर नहीं करते तो ह्यूमन बीइंग भी नहीं प्रेफर करेंगे। ये नहीं कि किसी को सुप्रीम पावर आप दे दोगे और किसी के पावर को आप डिग्रेड कर दो पूरी तरह से, ये चीजें नहीं चलेगी। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848, यहाँ पर 1848 लिख लो। ठीक है। तो एज ऑफ रिवॉल्यूशन का टाइम कब से कब था? 1830 टू 1848 था। और एज ऑफ रिवॉल्यूशन के टाइम में क्या क्या हुआ था पहले उसको देखते हैं। कंजर्वेटिव रिगाइम्स ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशन इन मेनी रीजन ऑफ यूरोप। यूरोप के बहुत सारे रीजन में रिवॉल्यूशन हुए। यूरोप के मैक्सिमम पार्ट में क्या हुआ? रिवॉल्यूशंस हुए। और इस रिवॉल्यूशंस का मेथड क्या रहेगा? इस रिवॉल्यूशंस का मेथड रहेगा रोमांटिसिज्म। अपोज अगर करेंगे गवर्नमेंट को तो मार पीट के थ्रू नहीं करेंगे, हम डांस करेंगे, ओपेरा म्यूजिक इन सब के थ्रू हम गवर्नमेंट से अपनी डिमांड रखेंगे। मतलब क्या था? अहिंसा, जो हम लोग के यहाँ गांधी जी का कॉन्सेप्ट था, उसी कॉन्सेप्ट पे पूरे यूरोप में अभी लड़ाई चल रही थी। और 1832 1848 को एज ऑफ रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड बोला जाता है। इसको रोमांटिसिज्म वाला टाइम पीरियड भी बोला जाता है। ये भी बात भी याद रखिएगा। द फर्स्ट अपहेबल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। फर्स्ट अपहेबल कब हुआ? तो फर्स्ट अपहेबल 1830 में। एक बात और माइंड में लॉक कर लीजिएगा आप लोग, बैटल ऑफ जो वाटरलू था जिसमें नेपोलियन हार गया था, 1815 वियना कांग्रेस हुआ था। इस वियना कांग्रेस में क्या हुआ? इस वियना कांग्रेस में लुइस 16 के बेटे को, नाम क्या था? लुइस 17 था। इन लुइस 17 को फ्रांस का राजा बनाया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि इनको ये कब हट गए? तो जुलाई रिवॉल्यूशन जो फ्रांस में 1830 में हुआ उस समय हट गए। और इसी रिवॉल्यूशनरीज में से एक पर्सन से लुई फिलिप वो रूलर बनते हैं। The Bourbon kings who had restored to power during the conservative reactions after 1815। 1815 में जो कंजर्वेटिव रिगाइम सेटअप होती है और बर्बन डायनेस्टी के जो लुइस 17 थे वो राजा बनते हैं, वर नाउ ओवरथ्रोन बाय द लिबरल रिवोल्यूशनरीज। वो हटा दिए जाते हैं लिबरल नेशनल जो भी रिवोल्यूशनरीज थे उनके द्वारा 1830 में। और लुई फिलिप बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस। लुई फिलिप जो है वो फ्रांस के किंग बन जाते हैं। When France sneezes, Metternich once marked the rest of Europe catches cold। मेटरनिच का एक लाइन था कि जब फ्रांस स्नीज करता है, फ्रांस छींकता है, पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर फ्रांस में किसी भी तरह का कोई छोटा चेंजेस होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप में, और अगर उस समय पूरे यूरोप में इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन नेशन के पास कॉलोनियल कंट्रीज थे और उन पे वो कंट्रोल करते थे। तो अपने यहाँ के किसी भी चेंजेस को अपने कॉलोनियल नेशन में एक्सपेरिमेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करते थे।
The July Revolution sparked an uprising in Brussels which led to the Belgium breaking away from the United Kingdom of Netherlands। एक बात माइंड में लॉक कर लीजिएगा कि जो बेल्जियम हम लोग को सिविक्स में पढ़ना है, ये बेल्जियम जो था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होकर के बना, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का ही पार्ट था। ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। एक और इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन इसमें पढ़ेंगे, ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसको पढ़ने से पहले जान लेते हैं ये यूरोप के साउदर्न पार्ट में लाइज करता है। और ग्रीस में इंडिपेंडेंस का मेन रीजन क्या था, वहां पर ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था, और ऑटोमन एम्पायर जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन वाले मुस्लिम लोग उस पर रूल करते थे। जबकि ग्रीक को सिंबलाइज किया जाता है क्रेडल ऑफ यूरोप, एक क्रिश्चियनिटी का बहुत ही बड़ा सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पर तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे थे, ऊपर से ऑटोमन एम्पायर हार्सफुली रूल करते थे अपने जितने भी टेरिटरी था उस पे। तो ग्रीस के इंडिपेंडेंस की बात आएगी, और यहाँ पर बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज जो हैं वो फाइट करेंगे, और फाइट करके ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन बनाएंगे। ग्रीस का इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था 1821 में और कंप्लीट हुआ आफ्टर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। चलिए वर्ड बाई वर्ड भी इसको डिस्कस करते हैं। फिर फ्रांस ने हम लोग डन कर लिए हैं। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1821। पोएट्स एंड आर्टिस्ट लाउडेड ग्रीक एज द क्रेडल ऑफ यूरोप, और ग्रीक को क्या बोला जाता है, ग्रीक को क्रेडल ऑफ यूरोप बोला जाता है, मसाल वाहक इसको बोला जाता है पूरे यूरोपियन कल्चर और ट्रेडिशन का। एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट में स्ट्रगल को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर किन का रूल था, यहाँ पर मुस्लिम लोगों का रूल था, कहाँ, ग्रीस में। और डोमिनेंस किसकी थी, ईसाइयों की डोमिनेंस, क्रिश्चियनिटी की डोमिनेंस थे। इसी बात को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट था इन दोनों कम्युनिटी के बीच में। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बैरन, वो कौन से इंग्लिश पोएट थे जिन्होंने ग्रीस के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काफी ज्यादा फाइट किया, नाम था लॉर्ड बैरन। बहुत सारे बैटल लड़ा, बहुत सारे बैटल इन्होंने जीता, लेकिन 1824 में फीवर के कारण इनकी डेथ हो गई। और द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद ग्रीस का इंडिपेंडेंस कंप्लीट होता। ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो है टर्की का, अभी इस्तांबुल जो आपका जगह देखने को मिलता है, वन ऑफ द डेवलप्ड सिटी है टर्की का, वो है कॉन्स्टेंटिनोपल। तो रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स, वो एक रोमांटिक आर्टिस्ट, मान लीजिए किसी को अपोज करते थे तो आइडियोलॉजी उनकी क्या रहती थी। पहले डिस्कस किया हम लोग कि आर्ट कल्चर ट्रेडिशंस या पास्ट की चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, और अगर कहीं ग्लोरिफिकेशन की आप बात करोगे, चेंजेस की बात करोगे, तो उसको सपोर्ट नहीं करते थे। कल्चर प्लेड एन important रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस द शेप ऑफ नेशनल फीलिंग। अगर हमको अपोज करना है तो हम आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, ओपेरा, इन सब चीज को वेपन्स के रूप में यूज करेंगे, अहिंसा वाला प्रोसेस अपनाएंगे। ये मानना था रोमांटिक आर्टिस्ट का। और उस समय लाइज करने वाले रोमांटिक आर्टिस्ट थे जर्मनी में जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, और पोलैंड में कारोल कुरपिंस्की। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। इनको दुश्मनी रहती है, किन से दुश्मनी रहती है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस। जो साइंस में नई नई चीजें इंट्रोड्यूस होती, इनसे इनको दुश्मनी थी। ये नहीं चाहते थे मॉडर्नाइजेशन, चेंजेस करना नहीं चाहते थे। द जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, इनका जन्म हुआ था 1744 में, डेथ इनकी 1803 में। क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल दास वुड। इनका मानना था कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो किसके बीच में पाई जाती है, तो जो जर्मनी के नेटिव है उनके बीच में पाई जाती है। और जर्मनी के नेटिव है कौन, दास वोल्क वाज द नेटिव ऑफ जर्मनी। इनका मानना था जर्मनी इन्हीं का है, आउटसाइडर का नहीं है। It was through folk songs, folk poetry, and folk dances that the true spirit of the nation was popularized. तो folk tales, folk dances, ओपेरा, इन सब के थ्रू हम गवर्नमेंट को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। रूलिंग रिगाइम जो भी है उसको अपोज करेंगे। रिवोल्यूशनरीज फ्रॉम पोलैंड, और उनका नाम था कारोल कुरपिंस्की। याद रखिएगा 1 मार्क के लिए कि वो कौन से रिवोल्यूशनरीज थे जो पोलैंड के थे, कारोल कुरपिंस्की। और वो कौन से रिवोल्यूशनरीज थे जो जर्मनी के थे, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। ठीक है।
पोलैंड में क्या दिक्कत था? पोलैंड में लैंग्वेज को वेपन्स के रूप में यूज करे। पोलैंड पे रशिया का कंट्रोल था और रशिया डोमिनेट चाहते थे लैंग्वेज के बेस पे। यहाँ तक वो चाहते थे कि पोलैंड के जो लोकल स्कूल है वहां पर भी रशियन लैंग्वेज भी पढ़ाया जाए और इस तरह से रशियन कल्चर ट्रेडिशन प्रमोट होगा। लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। लैंग्वेज जो होता है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है। दिस वाज स्पेशली सो द केस ऑफ पोलैंड which had been partitions at the end of the 18th century by the Greek power Russia, Prussia and Austria। रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में पोलैंड के डिफरेंट प्रोविंसेस को डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ पर एक और वन मार्क क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डांस फॉर्म ऑफ पोलैंड। तो पोलनेज और माजरूका एक डांस फॉर्म है कहाँ का? पोलैंड का। देखिए हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। अच्छा ये हंगर भूख हार्डशिप कठिन कंडीशन और उस समय कुछ फेमस रिवोल्टों के। देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या था? दिक्कत बहुत ही मतलब इसेंशियल था कि यहाँ पर जो इसेंशियल गुड्स थे स्पेशली फूड आइटम्स के प्राइसेस बढ़ गए थे जबकि वेजेस कम हो गया था। एक तो उस वेजेस में आपको उस इसेंशियल गुड्स नहीं आते थे, ऊपर से और भी वेजेस कम कर दिया गया। ये लोगों के अंदर डिस्ट्रस्ट डेवलप होने का मेजर रीजन था वहां के रिगाइम के अगेंस्ट। The 1830s were years of great economic hardship in Europe। 1830 जो years था इस समय ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आया पूरे यूरोप में। क्रॉप्स बहुत ज्यादा प्रोडक्शन से क्रॉप मार्केट में सेल नहीं हुए। बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पे प्रोडक्शन ही नहीं हुआ था और इसके कारण क्या हो जाएंगे? इसके कारण कठिन कंडीशन आ जाएगी, हार्डशिप आ जाएगी। The rise of food prices or a year of bad harvest led to the widespread populism in town and countries। बहुत ज्यादा खलबली मचा दी। दो चीजें थी, इसेंशियल गुड्स की सप्लाई कम होना और उसके प्राइसेस का बढ़ जाना क्योंकि बैड हार्वेस्ट क्रॉप्स फेल हो गए थे। द राइज ऑफ food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads। Barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee। पेरिस में भीड़ बेकाबू हो गई, प्राइसेस बढ़े हुए थे और वहां पर जो क्राउड थी वो अटैक करके बहुत सारी चीजें छीनने की कोशिश करते हैं। और इसी रिवॉल्यूशन में लुई फिलिप जो 1830 में राजा बना था, इसी रिवॉल्यूशन में वो क्या कर जाता है? फ्री हुए भाग खड़ा होता है, रुकता नहीं। बस एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा पानी। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं स्पेशली इस रीजन में, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव। जैसे इतना ज्यादा प्रॉब्लम था, इसेंशियल गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए थे और साथ ही साथ जो वेजेस था वो कम हो गया था। अब यहाँ पर फ्रांस में नेशनल असेंबली क्या करती है? प्रोक्लेम करती है कि वो वर्क आपको प्रोवाइड कर देगी, वर्क सब ये सब पे 21 ईयर से जो ज्यादा के लोग थे उनको एडल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है और उनके पास वोटिंग राइट आती है, लेकिन एक्टिव सिटीजन के पास है। जिस जगह का हम लोग जिक्र किए हुए हैं वो जगह है सिलेसिया विलेज। और सिलेसिया विलेज में पर्सन थे, नाम था जर्नलिस्ट थे, नाम था विलियम वुल्फ। तो एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सिलेसिया विलेज के बारे में कौन डिस्कस किया, कौन बताया सिलेसिया विलेज के बारे में? तो सिलेसिया विलेज के बारे में बताया है जर्नलिस्ट, नाम था विलियम वुल्फ। और इन्होंने सिलेसिया का मेन प्रॉब्लम क्या बताया? सिलेसिया विलेज में मेन प्रॉब्लम था कि वहां पर लगभग 18,000 लोग रहते थे और 18,000 लोग में जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था वीवर्स, लोगों की तरह काम कर वीवर्स का काम करना। वहां पर जो 18,000 थे हाईली स्किल्ड वीवर्स थे। वहां पर कुछ आउटसाइडर आते थे, उनको एज अ कॉन्ट्रैक्टर और उनको कुछ रॉ मटेरियल्स देते थे और फिर इस गुड्स बना करके देने की बात करते थे।
इसमें दिक्कत कहाँ आ रही थी कि कॉन्ट्रैक्टर को इसमें ह्यूज अमाउंट की प्रॉफिट हो रही थी, लेकिन ये जो आपके व्यूवर्स हैं, 18,000 जो सिलेसिया विलेज और उसके आसपास रहते हैं, इनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज के सोर्सेस नहीं थे। ये मेजर रीजन आ रहा था। कंटिन्यू वेजेस कम कर रहे थे, इसेंशियल गुड्स के प्राइस बढ़ जा रहा था, ऐसे ही लोग मर रहे थे, कुछ सिचुएशन होंगे। ठीक है, ये लोग जो सब्र का बांध इनका टूटेगा, एक तो विलियम वुल्फ इसको डिस्क्राइब करते हैं, सब्र का बांध जब इनका टूटेगा और ये अटैक कर देंगे। किस पे अटैक कर देंगे? तो जो भी आपके मैंसन्स रहेंगे, जो भी इनके बड़े घर रहेंगे, उस पे अटैक कर देंगे, इनके गोडाउन को जला देंगे, इनके घर के जो भी फर्नीचर्स थे, यूटेंसिल्स थे, उसको तोड़ फोड़ करेंगे। एक तरह से रेडिकली यहाँ पर क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। किसके? तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे उनके घर पे। कॉन्ट्रैक्टर भी बड़ी चालाक आदमी थे, वो वहां से भाग खड़े होते, बगल के विलेज में जाते, बट बगल के विलेज वाले सब इसको नहीं रखता। अब रास्ते में आते हुए आर्मी से एक डील करते कि आप मेरे को बचा लो, मैं आपको अपनी आर्मी का या अपने रीजन्स का एक बड़ा भाग दे दूंगा। और इस बात को आर्मी वाले मानते भी हैं। 4-5 लोग मारे जाते हैं उसमें, स्पेशली पीजेंट्स। और उसके बाद फिर वहां पर माहौल क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। 1848 द रिवोल्यूशनरी रिवॉल्यूशंस ऑफ लिबरल्स। देखिए 1848 में जो भी रिवॉल्यूशन किए वो लिबरल्स लोग किए। लिबरल्स लोग क्या थे? काइंड हार्टेड थे। ठीक है। दूसरी बात कि लिबरल्स लोग जो थे वो लोअर क्लास जैसा, जिसको जिस ग्रुप को रॉबिस्पियर ने लीड किया, जिसको हम थर्ड क्लास बोलते हैं, इसमें क्या था, ये लोग काफी ज्यादा रेडिकली मूवमेंट करते थे। या तो ये अपने खत्म हो जाएंगे, नहीं तो आपको खत्म कर देंगे। लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इलाइट क्लास की बात करूँ, ये मूवमेंट अगर करेंगे भी तो एक पैटर्न फॉलो करते हुए करेंगे, अपने आप को बचा लेंगे उस मूवमेंट में। The poor, unemployed, and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by educated middle class was underway. ये रिवॉल्यूशन जो था एजुकेटेड मिडिल क्लास कर रहे थे, और इस एजुकेटेड मिडिल क्लास को हम लोग इलाइट क्लास बोलेंगे। The creation of nation state on parliamentary principle of constitution, freedom of press and freedom of association। एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे कि बताइए कि इनका मेन डिमांड क्या था। ये जो रिवॉल्यूशन कर रहे थे लिबरल्स लोग, इनकी मेन डिमांड क्या थी? तो इनकी मेन डिमांड थी अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीफर करना है आपको, एज अ बोल रहा है कि द फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन बना सकते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस कर सकते हैं, और आप अपने ग्रेन्स को कहीं भी क्या कर सकते हैं, सेल, ये सब कर सकते हैं। तो फ्रीडम तीन बेसिस पे, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कि हम एसोसिएशन बना सकते हैं, और राजा के अगेंस्ट भी हो सकता है, लोगों के वेलफेयर के लिए भी हो सकता है। The German region is a large number of political associated with members are middle class, professional businessmen and prosperous artisans came to the Waraki together in the city of Frankfurt। अब यहाँ पर होता क्या है भाई साहब, जो वहाँ के लिबरल नेशनलिस्ट थे वो एक साथ ऑर्गेनाइज होते हैं, ऑर्गेनाइज होकर के 831 मेंबर जो है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस पेज में हम लोग क्या जानने वाले, इस पेज में हम लोग जानेंगे कि वो प्रशिया के राजा को ऑफर करेंगे कि आप रूल कीजिए, आप मोनार्की को प्रीफर कीजिए, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को प्रीफर कीजिए। राजा इस बात को रिजेक्ट कर देगा, और इसके बाद वो और सब जो कंजर्वेटिव रिगाइम्स थे उनके साथ एक टाई अप करेगा, और उस टाई अप के बाद आसानी से ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे इनके मूवमेंट को खत्म कर देगा। On 18 May 1848, 831 representatives marched in festive processions take their places in Frankfurt Parliament over in the head of church। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में सेंट पॉल चर्च में इस सारा डिस्कशन होगा। स्टेट जनरल की बैठक वहीं बुलाई गई थी। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ करेगी और सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में हर किसी को क्या करोगे, आप एक रूल बुक प्रीफर करोगे और उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करोगे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में भी हो सकता है। सेंट पॉल चर्च में क्या किया गया, द ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मन नेशन बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। मोनार्की और सब्जेक्ट क्या रहेगा इसमें, पार्लियामेंट। व्हेन द
when the British offered the crown on these terms at the Frederick William IV। 1 मार्क क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि आप बताइए कि प्रशिया का राजा उस समय कौन था। प्रशिया का राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ था। और क्या ये इनकी बातों को मानेगा? नहीं, इनकी बातों को ये रिजेक्ट कर देगा कि चल बे जा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और आसपास की जो गवर्नमेंट थी, जो कंजर्वेटिव रिगाइम्स वाली गवर्नमेंट थी, जहाँ पे मोनार्कियल ऑर्डर आज भी प्रिफर करता था, उनकी आर्मी के साथ मिलता है और इनके रिवॉल्ट को आसानी से रिप्रेस कर देता है। while the opposition of the aristocracy and military because stronger, the social basis of a parliament interest। अब यहाँ पर क्या है कि पार्लियामेंट का अपना एक जुरिडिक्शन है, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। और राजा जो है पहले ऑटोक्रेटिक वे में रूल किया, अचानक आप राजा पे एक रूल थोप दीजिए और बोले कि राजा को इसको प्रिफर करना पड़ेगा, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर राजा थोड़ा सा भी ऑटोक्रेटिक वे प्रिफर किया है तो बंदा वहां से के साथ शासन करना पसंद नहीं करेगा, इसलिए वो रिजेक्ट कर दिया, उसको नहीं चाहिए थी ये सीट। Hence, in the year 1848, the autocracy monarchy of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815। 1815 से पहले वेस्टर्न यूरोप में जो चेंजेस हुए थे, फिर उसी इनिशियल स्टेज में ला करके इसको रखा जाता है। The serfdom and bonded labor were abolished both in the Habsburg dominations and in Russia। serfdom, गुलामी और bondage labor, इन दोनों को हटा दिया गया। The Habsburg ruler granted more autonomy to the Hungarians in 1867। एक तो सीरीज ऑफ वॉर हो रहा था और सीरीज ऑफ वॉर से हर कोई परेशान था, और इसीलिए जो एम्पायर थे, हैब्सबर्ग एम्पायर, ये ऑस्ट्रियन को थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही राइट देते हैं ताकि ऑस्ट्रियन जो है वो शांत रहे। देखिए, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आ रहा है यूनिफिकेशन। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जब भी किसी कंट्री का यूनिफिकेशन पूछेगा, सबसे पहले आपको उसका टेन्योर लिखना पड़ेगा, टाइम पीरियड लिखना पड़ेगा कि कब से कब तक के बीच में हुआ यूनिफिकेशन। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन 1866 से 1877 के बीच में हुआ। और जर्मनी के यूनिफिकेशन में प्रशिया वहां का सबसे बड़ा राज्य था जिसने लीडिंग रोल प्ले किया। और प्रशिया में जो बड़े लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं उनको जंकर्स कहा जाता है। ऑटोमन बिस्मार्क वाज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी। जर्मनी के नेशनलिज्म में, जर्मनी के यूनिफिकेशन में ऑटोमन बिस्मार्क का सबसे ज्यादा रोल था, इसीलिए उनको आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि प्रशिया जो लीडिंग रोल प्ले करेगा, इस 7 ईयर वॉर लड़ेगा किन कंट्री के साथ? 3 कंट्री के साथ। वो 3 कंट्री कौन कौन से है? एक है डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ इस 7 ईयर वॉर लड़ेगा। और पर्शियन विक्ट्री के साथ ही यूनिफिकेशन जो था जर्मनी का वो कंप्लीट होता है। वर्साइल के पैलेस में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में प्रशिया का राजा को ही जर्मनी का राजा बना दिया जाता है। प्रशिया के चीफ मिनिस्टर को जर्मनी का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। वाई? बिकॉज प्रशिया लेड दिस प्रोसेस एंड सेट अप और डिफरेंट टाइप ऑफ रिगाइम्स। they changes the lot of things, they change lot of things, just like एग्जांपल बैंकिंग को वो क्या किया? मॉडर्नाइज किया, बैंकिंग को लीगल कर दिया, करेंसी को मॉडर्नाइज किया, ये सारी चीजें रहेंगी। The view stated placed strong emphasis on modernizing the currency। बैंक मॉडर्नाइज किया करेंसी को। Banking, legal and judicial system in Germany pursue measures and practices often become a model for the rest of Europe। बाद में चल करके जो प्रशिया में चीजें प्रीफर होती थी उसी को यूरोप लेकर के सिम्बलाइज कर दिया गया कि ये यूरोप में भी यही चीजें चलेगी।
तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग जर्मनी का यूनिफिकेशन 1866 से 1877। आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी, तो आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी जो दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, या एक डिस्कशन से हम लोग प्राप्त किए कि ऑटोमन बिस्मार्क वाज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी। और एक किसके हेल्प से रूल किया, तो प्रशियन आर्मी ब्यूरोक्रेसी और भी बहुत सारे लोग थे उनके हेल्प से। और इस जो जर्मनी है वो 7 ईयर वॉर लड़ता है 3 कंट्री के साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। इन और जनवरी 1871 में अनहिटेड हॉल था, और वहां पर प्रोक्लेम कर दिया जाता है कैसर विलियम वन को वॉज द किंग ऑफ जर्मनी, और प्रशिया के जो भी राजा थे उनको जर्मनी का राजा बना दिया जाता है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, देखिए काफी इंपॉर्टेंट सा आपका टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसको थोड़ा सा अच्छा से और देखते हैं। जब भी किसी कंट्री का यूनिफिकेशन पूछेगा तो यूनिफिकेशन हम लोग इसका ड्यूरेशन लिखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद ही कुछ चीज डिस्कस करेंगे। और यूनिफिकेशन इसका है 1859 टू 1870। इटली टू अगर इटली की बात करते हैं तो इटली को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड पे भी जाएंगे। जैसे मान लो ये इटली का हो गया पार्ट, ठीक है, ये बीच वाला पार्ट हो गया, ये यहाँ पर पार्ट हो गया, और ये यहाँ पर पार्ट हो गया। यहाँ पर मतलब है कि जो नदन पार्ट ऊपर में नदन पार्ट रहता है, इस पे कौन रूल करेगा, नदन पार्ट जो है इस पे हैम्सबर्ग, ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग एम्पायर रूल करते थे। बीच वाले पार्ट पे पोप रूल करते थे। इस वाले, यहाँ देखो हैम्सबर्ग एम्पायर, पोप, और यहाँ पर साउदर्न रीजन में, साउदर्न जो रीजन था, इस पे कौन रूल करेगा, तो इस पे बर्बन किंग ऑफ स्पेन वर रूल करेंगे। ये ईस्टर्न पार्ट है सार्डिनिया पिडमोंट जो रीजन है, इस पे कौन, तो इटली का प्रिंसली हाउस बस ईस्टर्न पार्ट पे रूल करता था। तो ये इस फॉर्म में डिवाइड थे। कुछ पर्सन्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे इटली की यूनिफिकेशन के लिए, उसमें से काउंट कैमिलो डी कैबर, जोसेफी मेजनी, जोसेफी गैरिबाल्डी, शायद हम लोग क्लास में पहली बार गैरिबाल्डी का नाम ले रहे हैं। ही वाज द जनरल ऑफ विक्टर इमैनुअल टू, और विक्टर इमैनुअल टू को वो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे। और गैरिबाल्डी थे जो साउदर्न रीजन में मिलिट्री ऑपरेशन करके पीजेंट के साथ मिल करके जो बर्बन किंग ऑफ स्पेन थे उनको आसानी से हरा देते। किस रीजन में गैरिबाल्डी जो थे वो किस रीजन में मिलिट्री ऑपरेशन के विद द हेल्प ऑफ फार्मर्स, तो साउदर्न रीजन में हेल्प किए थे। इसके अलावा जीएसपी मैजनी जो सीक्रेट सोसाइटी बनाए थे, काउंट कैमिलो डी कैबर जो चीफ मिनिस्टर्स थे इटली के, लेकिन इटालियन के कंपेयर में उनको फ्रेंच अच्छा आता था। इसके बाद उन्होंने डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया और उसको इजिली वो क्या कर देंगे, वहां से प्लेस कर देंगे। और जो सार्डिनिया पिडमोंट लीडिंग रोल प्ले किया, तो सार्डिनिया पिडमोंट के ही राजा या उसके मिनिस्टर जो है वो पूरे इटली के मिनिस्टर बन जाएंगे सार्डिनिया पिडमोंट के। 1861 में विक्टर इमैनुअल टू को प्रोक्लेम कर दिया जाता है ही वाज द किंग ऑफ इटली। 1859 में डिप्लोमेटिक अलायंस जो बना था कैवर के टाइम पीरियड में, उसके बाद अब कोई 1859 में डिप्लोमेटिक अलायंस बना करके फ्रांस वालों के साथ ऑस्ट्रिया को हरा देते हैं। और इस तरह से इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहे आप पूछ सकते हैं। इस कैवर के बारे में जिक्र किए थे, कैवर जो थे वो इटालियन अच्छा बोलते थे, किसके कंपेयर में, फ्रेंच के कंपेयर में। और एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस बनाए फ्रांस के लोगों के साथ, जिसपे मैंने ज्वाइन इन 18 Certain defeated the Austrian forces in 1859. Giuseppe Mazzini joined the fray in 1860. They marched into the South Italy and Kingdom of the Two Sicilies. ये साउथ इटली और जो किंगडम ऑफ टू सिटीज था वहां पर वो कंट्रोल कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ पीजेंट्स। और एक इतने ज्यादा अच्छे आदमी थे गैरिबाल्डी कि इनको राजा वाली ऑफर मिल रहा था कि आप उस प्रोविंसेस को लीड कीजिए, बट इन्होंने उस चीज को ठुकरा करके साउदर्न पीजेंट के साथ खेती करना ही पसंद किया। इस तरह से ये जो आपका पार्ट 2 है उसको हम लोग कवर किए। और जो अगर आप पार्ट 2 कंप्लीट
समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए। केयरफुली आप देखिए, एक कॉपी ले करके बैठिए ताकि कुछ भी, क्योंकि काफ़ी परफेक्ट वे में ये जो आपके पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशंस होते हैं, तो आप वीडियो रोक करके आप उस चीज़ को लिख भी सकते हो, काफ़ी सूटेबल रहेगा। इसके अलावा अगर आपको हमारे साथ कोई डिस्कशंस करना है, स्पेशली एसएससी या जो भी आपकी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो टेलीग्राम पे अवेलेबल है हम लोग, आप वहाँ पर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, और कभी भी आप उस चीज़ को जान सकते हैं। 24/7 हम लोग अवेलेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और भी डिफरेंट हमारे पास सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ पे और भी इंफॉर्मेटिव आंसर देते हैं, और हम लोग का जो ऐप थोड़ा सा मेंटेनेंस जैसे ही होता है, फिर से आपके लिए वही धमाकेदार तरीके रहेंगे हर चीज़ प्रोवाइड करने का। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।